बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इससे पहले हमने जो डिस्कशन की वो थी कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर, जिसमें हमने ऑसिलेटर की बेसिक वर्किंग के बारे में भी स्टडी किया और ऑसिलेटर की वर्किंग के अलावा जो है वो हमने एक स्पेशल जो ऑसिलेटर जिसको कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर कहा जाता है उसके बारे में स्टडी किया। आज का हमारा टॉपिक है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। बेसिकली ऑसिलेटर का काम या मकसद वही है कि ये डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा, एसी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन आप देख चुके हैं कि ऑसिलेटर बनाने के लिए दो कंडीशन लाजमी हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो ओवरऑल लूप गेन होना चाहिए वो यूनिटी के बराबर होना चाहिए, यानी जो एम्पलीफायर है उसका जो गेन है और जो फीडबैक फैक्टर है उसकी जो फीडबैक रेशियो है जिसको बी से ज़ाहिर किया गया, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। या आप यूँ कह लें कि जो ए की वैल्यू है ये किसके बराबर होनी चाहिए, 1/b। तो एक्चुअली में जो फीडबैक सर्किट होता है वो आपको बताता है कि ये जो सर्किट है किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करेगा, और दूसरे नंबर पे जो एम्पलीफायर है उसका गेन आपने कितना रखना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो ओवरऑल लूप गेन था, सॉरी फेज शिफ्ट अराउंड द लूप था, या 360 डिग्री होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, यानी ओवरऑल जो सिग्नल है वो क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पे आपस में इन फेज़ होने चाहिए। आउटपुट को जब आप इनपुट पे मिला रहे हैं तो वो इन फेज़ जो है वो मिलाएंगे। तो सबसे पहले आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है, हम नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पर आरसी सर्किट इस्तेमाल किया जाएगा फीडबैक के तौर पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एम्पलीफायर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एम्पलीफायर का सर्किट कि हमने एम्पलीफायर जो है वो पढ़ा है कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर का मतलब है एमीटर को आप क्या कर दें, कॉमन कर दें। दूसरे नंबर पे आप इनपुट देते हैं बेस पे और आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है आउटपुट लेते हैं और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, आरसी लगा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप एम्पलीफायर बनाने के लिए बेस एमीटर जंक्शन को क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड बाइस करना पड़ता है। तो आप ये समझें कि बेस एमीटर जंक्शन आपने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया। कैसे, ये जो पावर सप्लाई आपने इस्तेमाल की है VCC, यही पावर सप्लाई कलेक्टर को भी क्या कर रही है, बाइसिंग प्रोवाइड कर रही है, और यही पावर सप्लाई बेस को भी क्या कर रही है, बाइसिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। आप इसको जो है वो नाम दे लें R1, इसको नाम दे लें R2। ये R1 और R2 जो हैं ये दो रजिस्टर सीरीज़ में लगे हैं, और सीरीज़ में आपको पता है हमेशा वोल्टेज डिवाइड होता है, यानी कुछ वोल्टेज R1 के क्रॉस आएगा, कुछ वोल्टेज R2 के क्रॉस आएगा। और R2 का जो अपर टर्मिनल है वो कहाँ पर लगा हुआ, बेस पे। तो R2 के ऊपर आने वाला जो वोल्टेज होगा वो बेस एमीटर जंक्शन को क्या कर देगा, फॉरवर्ड बाइस कर देगा, ठीक है। मैंने प्रीवियस जो था उसके अंदर सिर्फ यहाँ पर एक ही रजिस्टर लगाया था, RB, और RB लगा के उसको जो है बेस के साथ जोड़ दिया था। वो भी एक तरीका है बाइसिंग का, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इस सर्किट के लिए जो है वो यूज़ किया कि मैं यहाँ पर 2 रजिस्टर लगाऊँ जिनको सीरीज़ में लगाया जाए, और सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है, इसको वोल्टेज डिवाइडर कहा जाता है। और वोल्टेज डिवाइडर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है टेक्निक, इसलिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है जब आपने अच्छी जो है वो ऑसिलेशंस करनी हो तो उस वक्त ये चीज़ यूज़ की जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, यानी ये टर्मिनल हमारा आउटपुट है। लेकिन आप एम्पलीफायर तो बना चुके हैं, जो चीज़ रहती है वो क्या चीज़ है, वो है फीडबैक। अब नाम है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आपको पता है कि जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। हमें टोटल फेज शिफ्ट रिक्वायर्ड होता है 360 का। अब अगर 360 का फेज शिफ्ट रिक्वायर्ड है तो 180 तो आपको मिल गया यहाँ से, 180 फेज शिफ्ट आपको मज़ीद चाहिए, ठीक है। अब वो जो 180 मज़ीद आपको फेज शिफ्ट चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, वो लाजमी सी बात है आरसी सर्किट से मिलेगा। अब आप एफएससी का आरसी सर्किट वाला जो चैप्टर है वो रिकॉल करें कि ये कैपेसिटर और इसके साथ सीरीज़ में क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर। आप इसकी लेफ़्ट साइड पे यानी यहाँ पर जो है वो इनपुट वोल्टेज देते हैं एसी की शक्ल में, ठीक है।
यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा इधर, वो भी मिलेगा एसी की शक्ल में, ठीक है। ये अभी एक सिंगल आरसी सर्किट की बात हो रही है। जो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसके और यहाँ पर जो इनपुट पे आप वोल्टेज दे रहे हैं उसके दरमियान क्या मौजूद है, फेज़ शिफ्ट मौजूद है। वो जो फेज़ शिफ्ट मौजूद होती है ना, वो किसके बराबर होती है, वो होती है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/ω/RC, इसके बराबर होती है। लेकिन ये कंफर्म बात है कि ये जो थीटा की वैल्यू होगी ये 0 से ज़्यादा होगी और 90 से क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है एक जो आरसी सर्किट है वो 0 से ज़्यादा फेस शिफ्ट देता है और 90 डिग्री से क्या करता है, कम फेस शिफ्ट देता है। अगर तो ये 90 देता तो हमारा मसला जो है वो बड़े आराम से हल हो जाता। हम 2 आरसी सर्किट इस तरह के इस्तेमाल कर लेते, 90 + 90 मिलके कितना हो जाता है, 180 हो जाता। लेकिन अब ये 90 से क्या कम फेस शिफ्ट दे रहा है, तो हमें एटलीस्ट 3 जो है वो क्या करने पड़ेंगे, आरसी सर्किट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और एक आरसी सर्किट ऑन द एवरेज जो है वो 60 डिग्री के करीब जो है वो हमें फेस शिफ्ट देगा और तीनों का मिला के आपके पास क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कई दफ़ा स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर तीन तो मिनिमम है ना, कि 3 तो क्या 3 से ज़्यादा भी यूज़ किया जा सकते हैं? जी, 3 से ज़्यादा भी यूज़ किया जा सकते हैं। उसके बारे में मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि 3 से ज़्यादा यूज़ करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 4 भी यूज़ किए जा सकते हैं, 5 भी, जितने मर्ज़ी आप आरसी सेक्शंस यूज़ कर लें, लेकिन मिनिमम जो है वो क्या है, 3 रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। अब आप जो है वो क्या करें, यहाँ पर 3 जो है वो ऑसिलेटर जो है वो लगा दें, ठीक है। ये पहला C1, इसको कह दें R1, ठीक है। अब ये R1 कॉमन ना हो जाए इसलिए इसको ना R1 डैश, इसको R2 डैश कह दें। ये दूसरा कैपेसिटर और साथ क्या आ गया, रजिस्टर। और ये तीसरा कैपेसिटर और साथ क्या आ गया, रजिस्टर। अब आप जो है वो इस सर्किट की वर्किंग के बारे में आ जाएं। तो यहाँ पर आपको जो वोल्टेज था ये है आउटपुट वोल्टेज, यानी ये वाला वोल्टेज असल में हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज है ये वाले पॉइंट का, ठीक है। ये है वी आउट और यहाँ पर वोल्टेज किस शक्ल में होगा, इसी तरह से जो है वो एक एसी की शक्ल में मौजूद होगा। आपने इस आउटपुट वोल्टेज को 3 आरसी सर्किट्स में से गुजारा और यहाँ पर आपको जो वोल्टेज मिल रहा है असल में ये वाला वोल्टेज कौन सा है, ये है वीएफ, यानी कि फीडबैक वोल्टेज है, ठीक है। आप क्या करें, इस फीडबैक वोल्टेज को वापस इधर लेकर आएँ और इनपुट के साथ क्या कर दें, इसको जोड़ दें। लेकिन एम्पलीफायर पढ़ते हुए आपने देखा था कि एम्पलीफायर की इनपुट पे वोल्टेज पहुंचाने से पहले एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है और वो कैपेसिटर जो है वो क्या कहलाता है, कपलिंग कैपेसिटर कहलाता है। कि अगर किसी भी वजह से कोई डीसी वोल्टेज मौजूद है इस सिग्नल में जो इसकी इनपुट पे पहुंचाया जा रहा है, तो उस डीसी वोल्टेज को क्या कर लिया जाए, ब्लॉक कर लिया जाए। इसको कपलिंग कैपेसिटर जो है वो हमने कहा था। तो ये है आरसी फेज़ शिफ्ट ऑसिलेटर का जो है वो यानी सर्किट डायग्राम। अब आप देखें हमने क्या करना है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने तीनों कैपेसिटर जो है वो इक्वल लेने हैं, C1 C2 C3 वो किसके बराबर आ जाएंगे, C के। इसी तरह तीनों रजिस्टर जो R1 R2 और R3 हैं, इन तीनों को जो है वो इक्वल लेके R के बराबर कर लें, ठीक है। अब जो इस सर्किट की ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है वो बराबर होगी 1/2π6√RC। ये कैसे आती है, इसके लिए एक बहुत ही हेक्टिक कैलकुलेशन है। मैं वो कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मली आगे वाले जो क्लासेस हैं उनको करवाता हूँ 5th या 6th सेमेस्टर में या एमएससी वाले में, तो इस लेवल पे उसकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि वो कैलकुलेशन वो देखना चाहता है, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में साथ है, तो काइंडली वहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं। जनरल फार्मूला जो होता है इस तरह के आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए वो ये होता है 1/2π ब्रैकेट स्क्वायर रूट में आएगा 2n इंटू RC। अब n क्या चीज़ है, n का मतलब है नंबर ऑफ RC सर्किट्स,
कि आपने कितने RC सर्किट्स जो है वो क्या किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर आपने 3 RC सर्किट इस्तेमाल किए हैं, तो n की जगह 3 पुट करेंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। अब वो आप वाले सवाल का जवाब कि क्या 4 RC सेक्शन भी यूज़ किया जा सकते थे? जी, 4 भी यूज़ किए जा सकते थे। एक जो RC सर्किट है उस वक़्त एवरेज जो है वो कितनी वैल्यू देगा, 45 डिग्री के फेस शिफ्ट की वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ पर जब n की जगह 4 पुट किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2 पाई √8 RC, जो इसके मुकाबले में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी यहाँ पर √6 है बटे में, वहाँ पर जो है वो √8 आ जाएगा। तो इट मीन्स ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। जितनी ज़्यादा आप सेक्शन बढ़ाते जाएंगे ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। और वैसे जो ऑसिलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हमें ज़रूरत है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की। जैसे आप फ़र्ज़ करें FM 96 मेगाहर्ट्ज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो उनका सेंट्रल ऑसिलेटर है वो 96 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो आप इस सर्किट को देख लें। अब आप इस सर्किट की उस कंडीशन की तरफ आ जाएं कि पहले आपने ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी है वो देख ली, उसके बाद जो है B की वैल्यू, ये जो B की वैल्यू है ये बराबर होती है -1/28 के। उस वक़्त जब ये सर्किट कौन सी फ्रिक्वेंसी के ऊपर आ जाता है, अपनी एक्चुअल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर आ जाता है, और वही जो फ्रिक्वेंसी है उसको आपने निकाल ली है। तो ये जो फीडबैक फैक्टर है, ये जो फीडबैक सर्किट है, ये सिग्नल को, जो सिग्नल वो यहाँ से हासिल करता है उसको 29 टाइम्स अटेनुएट कर देता है, यानी उसको रिड्यूस कर देता है 29 टाइम्स। अब आपने ये कहा कि जो वोल्टेज गेन होना चाहिए, इस एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए प्लस इसका उल्ट 1/b। जब आप 1/b करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -29। अब ये दोनों में माइनस और माइनस साइन तो जस्ट 180 के फेस शिफ्ट को इंडिकेट कर रहे हैं कि 180 का फेस शिफ्ट ये दे रहे हैं और 180 का फेस शिफ्ट जो है वो ये तीनों मिलके दे रहे हैं। तो इसका मतलब है गेन कितना रखना है आपने, -29। और आपने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जब हमने पढ़ा था उस वक्त गेन देखा था, गेन का फार्मूला ये था RC/RE, नेगेटिव साइन ऑब्वियसली चल रहा है साथ, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -29। तो यहाँ से आपके पास जो है वो RC की वैल्यू आ जाएगी 29 RE', ठीक है। तो ये है आइडियल सिचुएशन, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो सिचुएशन ऐसी नहीं होती। प्रैक्टिकली आपको ये एम्पलीफायर का गेन जो है वो 29 से थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, 30, 33 के करीब, 35। वो डिपेंड करता है कि आप जो है वो कहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं, लॉसेस कितने हैं। ये ट्रांजिस्टर जितना अच्छा होगा उतना ही आपको 29 के करीब रखना पड़ेगा। अगर ये ट्रांजिस्टर बुरा है, यानी इसमें पावर लॉसेस ज़्यादा हैं, तो फिर आपको 29 से थोड़ा ज़्यादा जो है वो गेन रखना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ आती हैं ये थ्योरेटिकल वैल्यूज़ होती हैं। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इनसे क्या होती हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। कुछ जो है वो आप ज़्यादा वोल्टेज गेन जो है वो रख लें, ताकि जो है वो उसके अंदर कोई जो कमी बेशी रह गई है तो वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो ये RC फेस शिफ्ट ऑसिलेटर, आपने इसको कलेक्टर ट्यून्ड ऑसिलेटर के साथ ही जो है वो क्या करना है, डिस्कस करना है कि इसके कितने पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हैं, एक है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देता है और गेन देता है, और दूसरा पार्ट है 3 RC सेक्शन, मिनिमम 3 RC सेक्शन जो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट भी देते हैं और 29 टाइम्स अटेनुएशन भी देते हैं, यानी सिग्नल को वीक भी करते हैं। और जब इन दोनों को आप मिला देते हैं क्लोज्ड लूप में, तो ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं कि लूप गेन जो है वो यूनिटी हो जाता है, 1 हो जाता है, और टोटल फेस शिफ्ट अराउंड द लूप जो है वो क्या हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो तब जाके ये सर्किट जो है वो इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करने लग पड़ता है, अगर आप जो है वो क्या काम करें, इनको आपस में बराबर रखें। तो ये हमारा आज का टॉपिक और शॉर्ट टॉपिक है। जस्ट इसकी जो है वो वर्किंग को देख लीजिएगा, इसके साथ छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं उनको देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर किसी ने इसकी कैलकुलेशन देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जो है वो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।